ठीक है। अगर देखेंगे जो बायोलॉजी है और ग्रीक शब्द जीआर का मतलब ग्रीक, इसका मतलब होता है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और लोगस का मतलब होता है LOGOS, लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी क्या हो गया, बायोलॉजी ये ग्रीक शब्द है। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो ये बायो क्या है, बायोस है, वो कौन सा शब्द है, ठीक है। या बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ना, तो ग्रीक शब्द है बायोस, बायोस का मतलब मीन्स वी आर लाइफ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। बात समझ में आया, तो दोनों को मिलाकर कहेंगे तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। अदर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ। बात समझ में आया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसी को लाइफ साइंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ साइंस भी कहते हैं, किसको, बायोलॉजी को। अब अगर देखेंगे तो ये जो टर्म है, ऐसे जो टर्म है वह दिया गया था लैमार्क के द्वारा, LAMARC के, लैमार्क के द्वारा। लैमार्क है और तो एक है ट्रेवीरेनस, लैमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा 1802। ये जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, लैमार्क और ट्रेवीरेनस, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर के क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बात समझ में आए, तो टर्म गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेवीरेनस, समझ में आया, इस क्लियर। कब दिया था, 1802 में दिया था। अब अगर देखेंगे तो बायोलॉजी जो है इसको हम लोग बांटते हैं, एक हो जाता है जूलॉजी, क्या हो गया, जूलॉजी मेन ब्रांच है, तो ये भी है ग्रीक शब्द जूल, ठीक है, ZOOL, जूल का मतलब होता है एनिमल, मतलब एनिमल्स, ठीक है। इसलिए एक शाखा आई, कौन शाखा हुई, जूलॉजी जानते हैं। और स्पष्ट करेंगे तो कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल, किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल का अध्ययन करते हैं। और इसकी भी ओरिजिन यानी उत्पत्ति आया, कौन शब्द है, ये जीआर का मतलब ग्रीक, जीआर का मतलब ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द जून का मतलब होता है, क्या हो गया, एनिमल, इसी से ये बना हुआ है। बात समझ में आया, किससे बना हुआ है, एनिमल, उससे बना हुआ है। दूसरी इसकी मुख्य शाखा है, एक है बॉटनी, ठीक है। बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहते हैं, बॉटनी को क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी भी कहते हैं। इसको ये भी इसकी जो ओरिजिन है ग्रीक शब्द फाइटो, ग्रीक शब्द है फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट है, इससे बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरी शाखा हुई बॉटनी, दूसरी शाखा क्या हुई, बॉटनी। ये भी बॉटनी को क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी कहते हैं। फाइटोलॉजी ग्रीक शब्द फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो मतलब प्लांट हो गया, यानी कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल क्या कहते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, प्लांट का अध्ययन करते हैं, दैट इज नोन एज बॉटनी, तो इसके अंदर हो गया फाइटोलॉजी, किसको कहा था। अब एक है, ये है माइक्रोबायोलॉजी, ये जो देखेंगे थर्ड मेन ब्रांच, बात समझ में आया, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी तो हम लोग पढ़े, जूलॉजी बॉटनी पढ़े। एक तीसरी आ गई बायोलॉजी का ही ब्रांच है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब समझ ही रहे हैं, बायो और लॉजी तीनों दो मिलाकर बना दिया गया है, तो ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का,
सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी करते हैं। अब बात आती है सूक्ष्म की, तो सूक्ष्म का मतलब अगर हम कहें सूक्ष्म, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा कि वे जीव जिन्हें हम नेक्ड आई से यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो उन्हीं सब का अध्ययन करते हैं माइक्रो बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर ये देखिए लिखा गया, ये मेन चीज है, थर्ड मेन ब्रांच है बायोलॉजी का। यानी सबसे पहले अगर देखेंगे तो जूलॉजी और बॉटनी हो गया, जूलॉजी और बॉटनी मुख्य ब्रांच है बायोलॉजी का। लेकिन उसके बाद की अगर बात आती है तो तीसरी मुख्य शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरी मुख्य शाखा यानी कि थर्ड मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर हो गया इसमें, किसी कोई डाउट? ठीक है। अब इसके बाद से एक साहब थे एरिस्टोटले, LE, ठीक है। ये अरस्तु पढ़ते हैं, थोड़ा नाम टेढ़ा है, वो अपने समझने के लिए इसको बताया गया एरिस्टोटले। लिखते तो एरिस्टोटले है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, अरस्तु। प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो ये अरस्तु थे जिन्होंने क्या किया था, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये है हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक लिखा। क्या लिखा, किताब लिखा था, ठीक है। इसमें इन हिज बुक अपनी पुस्तक में, इन हिज बुक क्या क्या उन्होंने 500 एनिमल्स एंड हिज हैबिट, ठीक है। क्या क्या था, एरिस्टोटले ने क्या किया था कि किताब लिखा था, बुक लिखा था। क्या नाम था उसका, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये भी प्रश्न पूछता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम हु रोट, किसने लिखा था, किसने लिखा था। तो सीधा जवाब होगा अरस्तु ने लिखा था। किसने लिखा था, अरस्तु ने लिखा था। फिर उस किताब में क्या था, तो उस किताब में क्या था, उन्होंने 500, ये भी पूछा जाता है कि जो अरस्तु ने जो हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक लिखी थी उसमें उन्होंने क्या किया था, या कितने जंतु का डिस्क्रिप्शन किया था। तो उन्होंने क्या था, 500 एनिमल्स का क्या किया था, एनिमल्स का कुछ वर्णन किया था। और साथ ही साथ उनके हैबिट यानी कि आदतों का भी वर्णन किया था। किसमें किया था, हिस्टोरिया एनिमेलियम में। किसने किया था, अरस्तु ने किया था। क्या किया था, 500 जंतुओं की आदत और उनके विषय में वर्णन किया था। कौन किया था, अरस्तु ने। किसमें किया था, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक में लिखा था। बात समझ में है। और देखिए इन्होंने ये भी किया था, आल्सो डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया था। डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया था अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एग यानी हेड, ठीक है। उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया था, उसके साथ साथ देखिए डिस्क्राइब वर्णन किया था। क्या किया था, डिस्क्राइब वर्णन किया था। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, ईडी लगा दिया, वर्णन किया। क्या किया, अबाउट क्या, डेवलपमेंट वृद्धि, किसका, एक का, अंडों के वृद्धि का भी वर्णन किया था। स्पेसिफिक किसका, मुर्गी, किसके अंडे का वर्णन किया था, किसने किया था, किसमें किया था, ठीक है। बात समझ में आ गया, इतना काम उन्होंने किया था, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, सो इसलिए ही नोन एज
जाने जाते हैं। किसके रूप में? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। अरस्तु को, किसको? अरस्तु को फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। देखा आपने? किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। कितने सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब क्यों किया जाता है आप जानते ही हैं। क्या किया था उन्होंने ये भी जानते हैं। किसी कोई दिक्कत? ठीक है, मिटा दे। ठीक है, एक और चीज देख ली उन्होंने क्या किया था। ये फर्स्ट, और अरस्तु की बात हो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एनिमल्स, फर्स्ट attempt to classify the animals। सबसे पहले उन्होंने जंतुओं को बांटने का भी प्रयास किया था। कौन किया था? क्या किया था? ठीक है, सबसे पहले अगर बात आती है कि सबसे पहले एक और बात आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई शब्द आया है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जीवों को, जंतुओं को, बहुत से गुड जीवों को, जंतुओं को उनके लक्षण, स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूहों में बांटना। अलग अलग वर्गों और समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू हैबिट, स्ट्रक्चर, डिवाइस, सो मेनी ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। बात समझ में आया? जीवों को अलग अलग लक्षण, स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूह में जो बांटने की जो क्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्होंने बांटा था किसमें? टू ग्रुप्स में बांटने का प्रयास किया था। एक था ए नाइमा, यानी कि इसमें लिखा था उसने एनिमल विदाउट रेड ब्लड, एनिमल विदाउट रेड ब्लड। दूसरा था ई नाइमा, एनिमल विथ रेड ब्लड। चालू कर दिए? ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। इस सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया था? प्रयास किया था, बांटा था, समस्त जंतुओं को दो ग्रुप में बांटा था। एक को कहते हैं ए नाइमा, दूसरे को ई नाइमा। ए नाइमा और ई नाइमा। ए नाइमा में ऐसे जंतुओं को रखा जिसमें क्या था? जिनके खून का रंग लाल नहीं होता था, ठीक है, नहीं होता है। और ई नाइमा में रखा गया है विथ रेड ब्लड, यानी कि ऐसे जंतु जिनका खून का रंग क्या होता है? लाल होता है, तो उसको कहते हैं ई नाइमा में रखा गया था। फिर उसको उन्होंने दो हिस्सों में बांटा था। जो ई नाइमा थे उनको भी दो हिस्सों में बांटा था, ओवी पेरा और बीबी पेरा। ओवी पेरा का मतलब एग लेइंग, अंडा देने वाले, और बीबी पेरा का मतलब बेबी लेइंग, बच्चा पैदा करने वाले। बात समझ में आया? तो उसको उन्होंने बांटा था। हालांकि ये प्रारंभिक इनिशियल क्लासिफिकेशन था, इसका केवल कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि हम लोग जान लें। बात समझ में आया? इसे समझ में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं आएगा, बोध कर सकता है, ये पूछ सकता है हु अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एनिमल्स फर्स्ट। सबसे पहले जंतुओं को किसने बांटा था? बात समझ में आया? आप ऐसे कर लेंगे, किसने बांटा था? अरस्तु ने बांटा था, ठीक है।
किसमें किसमें बांटा था ये भी आपको क्लियर हो गया। एनाइमा और एनाइमा किसके आधार पे बांटा था? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर, यानी कि खून के रंग के आधार पे बांटा था। बात समझ में आ गया? तो ये था अरस्तु का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन था? अरस्तु का क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद एक नए साहब है जिनको थियोफ्रेस्टस कहते हैं। थियोफ्रेस्टस, ये है PHRATO, थियोफ्रेस्टस। ठीक है। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने किताब लिखी थी द हिस्टोरिया प्लांटेरम। Classify the plants. एक herbs, herbs, tree. लिखा आपने। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये उनका अरस्तु के शिष्य भी थे। किसके? अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है। ये थियोफ्रेस्टस इन्होंने क्या किया था? इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फादर ऑफ बॉटनी। इसी को बुलाने के लिए दूसरा शब्द फाइटोलॉजी यूज किया गया था। बताया गया था फाइटोलॉजी। तो अगर मान लीजिए थियोफ्रेस्टस को आप जान रहे हैं तो पूछे हु इज फादर ऑफ फाइटोलॉजी, हु इज फादर ऑफ फाइटोलॉजी। तो वही चीज सेम टर्मिनोलॉजी है, केवल टर्मिनोलॉजी बदल जाता है लेकिन मतलब सेम है। तो उनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी या फाइटोलॉजी। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? बुक लिखा था। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इसका नाम है द हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखा था? हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक का नाम है। पूछ सकता है हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा था? हु रोट दिस बुक। ठीक है। या देता है मैच करने वाला क्वेश्चन, देता है कि मैच कि सब बुक का मालूम नाम दे दे, हिस्टोरिया एनिमेलियम दे दे, हिस्टोरिया प्लांटेरम दे दे, और उसके बगल में दे दे कि हिस्टोरिया प्लांटेरम के बगल में क्या दे दे? थियोफ्रेस्टस को दे दे, हिस्टोरिया एनिमेलियम के आगे अरस्तु को दे दे। मैच करने के लिए कौन सा मैच सही है? बात समझ में आया? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने क्या किया था? 480 पौधों को क्या किया था? उसमें कुछ मॉडर्न किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। क्या किया था? 480 पौधों का मॉडल किया था। किसने किया था? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। उसके साथ क्या किया था? क्लासिफाइड, बांटा था, वर्गीकृत किया था। किसको? पौधों को बांटा था। किसको क्लासिफाइड किया था? प्लांट्स को। किसमें बांटा था? हर्ब, सर्ब एंड ट्री। हर्ब मतलब शाकीय पौधे, ऐसे पौधे जिनका तना पत्ती सब ग्रीन होता है, शाकीय चना मटर सरसों, ये सब हर्ब कहलाते हैं। ऐसे बात समझ में आया? हर्ब। सर्ब का मतलब होता है झाड़ी। सर्ब का मतलब झाड़ी, जिसे मतलब झाड़ी में कहते हैं कि गुड़हल, मतलब कह सकते हैं कि 6 मीटर से नीचे हो। बात समझ? 3 मीटर से अधिक, 6 मीटर से कम। जैसे गुलाब हो गया, ये गुड़हल हो गया, ये मदार आप देखते हैं, ये सब झाड़ी है। ये जो पौधे आप लगाते हैं सजावट ऑर्नामेंटल के लिए, सब झाड़ी ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया ट्री। ट्री का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनका जो तना जो होता है मजबूत हो और साथ में वुडी लकड़ी वाला हो, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज नोन एज क्या? ट्री। जैसे मतलब केला की बात करो, केला बनाना, तो आप देखिए तो क्या है, वो तो ऊंचाई तो बढ़ जाता है और 7-8 फुट तक हो जाता है, लेकिन उसको हम पेड़ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? हर्ब कहेंगे, क्योंकि सब ग्रीन होता है।
हार्ब है, ठीक है। झाड़ी भी उसको नहीं कह सकते, उसे कोई लकड़ी कोई मिलता ही नहीं। बात समझ में आ गया। तो केला क्या है? हार्ब है। तो ट्री और हार्ब सब ट्री में अंतर आप समझ गए, ठीक है। ठीक है। एक साहब थे, इनका नाम है धनवंतरी। धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है। इनको कहते हैं वाज रिगार्डेड, वाज रिगार्डेड, रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन, 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 ठीक है। क्या कहते थे? दवा के गॉड ऑफ मेडिसिन। किसको? धनवंतरी को। गॉड ऑफ मेडिसिन सबसे, मेडिसिन में दवाई, औषधि, और गॉड मतलब जाने भगवान, यानी औषधि के भगवान। इन्होंने सबसे ज्यादा पहले शुरुआत किया था औषधि यानी दवा पे काम में शुरू किया था, रिसर्च किया था लोगों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो धनवंतरी। एक और साहब है, लेकिन सुश्रुत को नाम था, सुश्रुत, ठीक है। इन्होंने सुश्रुत, ये इन्होंने किताब लिखी थी सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, संहिता, ठीक है। ये बुक लिखा था इन्होंने, और इनको कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी। इन्होंने ऑपरेशन की शुरुआत की थी। सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी, SURGERY, सर्जरी। और सर्जरी में इन्होंने सबसे पहले नोज एंड आई, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने? नाक और आंख का ऑपरेशन, सर्जरी समझते हैं, सर्जरी ऑपरेशन की शुरुआत की। किसने शुरुआत की थी? सुश्रुत ने। सुश्रुत ने क्या किया था? शुरुआत किया था, नाक और आंख की सर्जरी शुरुआत करी थी। किताब लिखा था, कौन सी किताब लिखा था? सुश्रुत संहिता, ठीक है। इनको कहा था फादर ऑफ सर्जरी। किसको? ठीक है। एक नाम और साफ कर लिया, चरक, CHARK की चरक, ठीक है। इन्होंने किताब बुक जो लिखी थी उसको कहते हैं चरक संहिता, चरक संहिता, संहिता, ठीक है। ये लिखा गया था 100 BC, बिफोर क्राइस्ट। चरक संहिता। और यह जो है चरक, CHARK, चरक, चरक वाज थे द फर्स्ट फिजिशियन, PHYSICIAN, फिजिशियन, टू present the concept of digestion, metabolism, immunity, and give concept of what pit and cough, COUGH, cough। वात लिखा गया है WAAT और कफ, COUGH, कफ।
ठीक है, चरक, ठीक है। या तो जो आयुर्वेद से बीएमएस करते हैं डॉक्टर पढ़ते तो चरक संहिता उनको पढ़ाई जाती है। जो चरक संहिता है जो किताब है आयुर्वेद की पहली किताब है, आयुर्वेद पद्धति की यार लिखा गया है कि इन्होंने क्या किया था, पहले फर्स्ट फिजिशियन, सबसे पहले चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, जिन्होंने पहले कॉन्सेप्ट दिया था डाइजेशन यानी पाचन का, डाइजेशन यानी पाचन, मेटाबॉलिक उपापचय क्रिया का, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता का, और ये कॉन्सेप्ट है वात पित्त और कफ, ठीक है। तो वात पित्त और कफ ये कॉन्सेप्ट दिया गया था शरीर की कैसे काम करता है। उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे वात पित्त और कफ, याद होगा कभी अगर आयुर्वेदिक दवा देखे तो लिखा था वात, अलग अलग दवाई आती है उसमें सब लिखा था, वात लिखा था, कोई कफ मैंने खांसी समझ लीजिए, जो वात रोग जैसे गठिया वगैरह होता है ना वात रोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि यही शरीर के जो बीमारी अगर होता है तो इन्हीं तीनों में अनबैलेंस हो जाता है, कुछ कभी बेसी होता है, कोई बढ़ जाता है, कोई घट जाता है, तो बीमारी होती है। बात समझाया। तो इसी को वात पित्त और कफ दिया गया था और बताया गया था कि आज भी क्या कहते हैं जो बीएमएस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो लोग, उन लोगों को चरक संहिता पढ़ाई जाती है। क्या लिखा गया 100 BC, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब हाँ ईसा मसीह के जन्म से पहले। और हम लोग कौन सा टाइम यूज करते हैं, वही ईस्वी सन वाला यूज करते हैं ना। हमारे 2000 क्या चल रहा है इस समय 22 चल रहा है, तो हम लोग वही यूज करते हैं, ईस्वी संवत यूज करते हैं। और वो ये जो प्रारंभ हुआ था उसके 100 वर्ष पहले, जब ईस्वी संवत अभी शुरू हुआ था उसके 100 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया था, वो बुक लिखा था। बात समझ में आया। और आज भी पढ़ाया जाता है, आज भी जो बीएमएस करते हैं डॉक्टर करते हैं उन लोगों को आज ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक और जज साहब का नाम लिखिए जॉन रे, JOHN जॉन रे RAY। इन्होंने एनिमल स्पेसीज शब्द का प्रयोग किया था, स्पेसीज यानी जात शब्द का प्रयोग किया था जॉन रे। इन्होंने किताब भी लिखी थी खूब, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया इन्होंने बुक लिखी थी, हिस्टोरिया जेनेलिस, हिस्टोरिया जेनेलिस नामक बुक लिखी थी। किसने लिखा थी? नहीं और भी, प्लांटेरम, प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेलिस प्लांटेरम नामक बुक लिखा था जॉन रे ने। और इस पे क्या किया था 18,000 जो है प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। उसका उन्होंने क्या किया था, उसमें वर्णन किया था। 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल का डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया था। किधर किया था? जॉन रे। किसमें किया था? हिस्टोरिया क्या है, जेनेलिस प्लांटेरम। बात समझ में? एक और जब नाम लिख दिया जाए, ये इनको एक साहब है ऐसे लिखा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये कहते हैं कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस, LINNAEUS, कैरोलस लीनियस। इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और सिस्टमा, SYS, सिस्टमा नेचुरी नामक क्या लिखा था, बुक लिखा था इन्होंने। इनमें 4,236 स्पेसीज का वर्णन किया था।
4236। ठीक है, बात समझ में आया। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। फादर ऑफ क्या होगा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी की हिंदी वर्गीकृत होती है, और इसमें उन्होंने क्या देखा था, इसको सिस्टमा नेचुरली कहते हैं बुक, और उसमें 4236 स्पीशीज का क्या कहता है डिस्क्रिप्शन किया था, मॉडर्न किया। समझ में बता दो बात समझ में आ गया। तो इतना उन्होंने किताब लिखी थी, बुक लिखी थी। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट बायोलॉजी के संबंध में। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने सार्थक प्रयास किया था, किसमें प्रयास किया था, बायोलॉजी के डेवलपमेंट में, वृद्धि में, बायोलॉजी में जो प्रयास किया था, उनके हिस्टोरिकल अकाउंट थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। जैसे हो गया मेन, CHARA, मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। हेडिंग डालेंगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। जीवित, लिविंग मतलब जीव समझते हैं, ये जीव, लिविंग मतलब जीव, जीवों के मुख्य लक्षण, जीवों के मुख्य लक्षण। मैंने पढ़ी ना, बायोलॉजी का मतलब लाइफ साइंस, बायोलॉजी का मतलब लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में भाई जीवों के विषय में पढ़ेंगे, तो वही मेन कैरेक्टर है, मुख्य लक्षण है, जिसमें क्या है जंतु हम लोग को पढ़ना है। तो अगर देखा जाए ऐसे कर ले तो ऐसे ग्रोथ, GROTH ग्रोथ ऐसे करके लिख लेंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और है कॉन्शियसनेस। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। नाम लिखा आपने, ठीक है। अब पहला वाला हेडिंग डालेंगे, सबका नाम लिख दिए ना, पहला ही डालेंगे ग्रोथ। ग्रोथ में लिख सकते हैं इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज, बढ़ना, इन मास, इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, आर नंबर, नंबर ऑफ सेल, इज known as growth। बात समझ में आया। ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, अगर सीधा ही हिंदी में गाए तो जीवधारियों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, कोशिकाओं की संख्या इत्यादि जो बढ़ना है, इसी बढ़ने की जो क्रिया होती है उसी को ग्रोथ कहते हैं। इंग्लिश में क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम, हाइट, नंबर ऑफ सेल इज नोन एज ग्रोथ। और कहेंगे तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज मास इज नोन एज ग्रोथ। अब एक बार प्रश्न पूछता है कि जैसे आप छोटे रहे होंगे, जैसे बात आएगी ग्रोथ, वृद्धि, तो जीव के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ने की क्रिया को ग्रोथ कहते हैं। तो आती है बात, जैसे आप क्या कर दीपावली के समय पे देखते हैं
ऐसे एक नागिन वाली टिकी आती है, नागिन खेले हो तुम लोग, नागिन ऐसे बोलती रहती है, जब उसपे माचिस दिखाते हैं तो ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे सांप भी जैसे ऐसे काला काला हो जाता है। प्रश्न पूछता है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, तो क्या इसको ग्रोथ कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये सेल्फ नहीं है, ये सेल्फ नहीं है, केमिकल प्रोसेस है। भाई आपने आग दिखाया, आपने आग दिखाया, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी, इंड्यूस्ड बाय क्या होगा? फायर, या आग के द्वारा उत्तेजित है, और यह सेल्फ नहीं है। एक और भी नाम सुनेंगे, जैसे गांव में बात सुने होंगे, कुछ जिंदार पत्थर कहते हैं, जिंदा पत्थर कहते हैं, जिंदा पत्थर सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं? उसमें होता क्या है, जिंदा जो पत्थर होता है ऐसे उसको रख दीजिए, पानी में ऐसे रख देंगे ऐसे, तो उसका आयतन कुछ बढ़ता है। अब आयतन क्यों बढ़ता है? उसमें कुछ पदार्थों का जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से बढ़ता है। तो वही प्रश्न पूछता है आपके, जैसे क्वेश्चन में देता है कि जो पत्थर होता है पानी में रखने पे उसके वॉल्यूम बढ़ता है, उसका वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ता है, तो क्या यह वृद्धि है? तो यह भी वृद्धि नहीं, इट इज नॉट ग्रोथ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या होता है, वो इसमें केमिकल रासायनिक क्रिया होती है, जिसकी वजह से कुछ पदार्थों का इस पे जमाव होने लगता है, कुछ पदार्थों का इस पे जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से उसका आयतन इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो लेकिन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, लेकिन इस परिभाषा के हिसाब से वो ग्रोथ नहीं है, वो नहीं है। हम भाई सभी जीवधारी पैदा होते हैं, आप बीज बोते हैं, मटर का बोनी इतना छोटा सा बीज बोते हैं, धीरे धीरे उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है। ये बोया आपने जमीन में, ऐसे बोया, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे हो गया, तो लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, ग्रोथ है। ये सेल्फ है, ये क्या है? सेल्फ है। बात समझ में आया? वह सेल्फ नहीं है, ये भी सेल्फ नहीं है, तो इसलिए यह ग्रोथ नहीं है। पत्थर का बढ़ना भी ग्रोथ नहीं है। बात समझ में आया? अभी आप ये भी कर सकते, मान लीजिए लोहा रखते हैं, लोहे की चीज रख देते हैं, पहाड़ रख देते हैं, तो जंग लगता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। पहले देखो फूलता है, लोहे की चीज पहले फूलता है, तो आप कहीं भी फूल रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है, तो क्या यह ग्रोथ है? नहीं ग्रोथ है। इट इज केमिकल प्रोसेस, इट इज नॉट अ लिविंग प्रोसेस। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ यानी वृद्धि जो होती है, ये देखेंगे, ये जो प्लांट्स में क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड, ठीक है, विथ टाइम, अनलिमिटेड विथ टाइम। और एनिमल में क्या होता है? लिमिटेड होता है, लिमिटेड, लिमिटेड विथ टाइम, लिमिटेड विथ टाइम। बात समझ में आया? क्लियर? यानी कि बात क्या क्या, जो पौधों में जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड है, जीवन पर्यंत आप देखते रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे तो पत्तियां निकलेगी, टहनियां कुछ बड़ी होंगी, पत्तियां निकलेंगी, टहनियां कुछ बड़ी होती हैं। तो जो पौधों में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, वो हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो हम लोग में है, तो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय बाद हमारी ग्रोथ की बात करें तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। गाड़ी मोछ आ गया, सब बाल पकड़े, ग्रोथ वाला काम खत्म। लेकिन आप लोग का ग्रोथ अभी होना है, बात समझ में। और आप लोग के भी जब दाढ़ी मोछ पूरे आ जाते हैं, शरीर का पूरा विकास हो जाता है, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं है। तो लिखा गया है कि जो जल्दियों में जो ग्रोथ होती है क्या होता है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। और जबकि जो प्लांट्स में होता है अनलिमिटेड होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अब मान लीजिए कि ग्रोथ इज, अच्छा ग्रोथ इज लिमिटेड, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 अनलिमिटेड, ठीक है, बोथ नन ऑफ देम, इन चार में कोई एक ना रहेगा। अब अगर उसके क्वेश्चन में प्लांट या एनिमल शब्द है तो स्पेसिफाई आप कर पाते हैं। अगर प्लांट या एनिमल उस क्वेश्चन में मेंशन है तब तो आप स्पष्ट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो सब सही है। कुछ भी निश्चित होता है, कुछ भी अनिश्चित होता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ग्रोथ हो गया। क्या हो गया? ग्रोथ हो गया।